तो इतनी बेईमानी 4 साल तक जनता के साथ, जो गरीबों के साथ अपने खेल खेला, इसकी सजा आपको क्या दी जाए? मैं फिर अभी बोल रहा हूं, देखिए उनके चेहरे का भाव गिर जाएगा, वो फिर परेशान हो जाएंगे। क्लेम कैसे कर सकते हो कि जो 2003 में, 2010 में, 2014 में, 20 में, 25 में, 24 में जिन लोगों ने वोट दिया था, आप उन्हें कैसे कहोगे कि अब ये वोटर नहीं है? अभिजीत सिंह जो 2022 से कह रहा है कि भारत माला रोड जो बनी है वो मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के बाद फुलवरिया घाट को उसमें जोड़ा गया है। मैं ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा कह रहा हूं, मेरे पास ये सारे एविडेंस हैं। पीरता चौक से मिडिल स्कूल होते हुए यहां तक आएगा, श्रीपुर तक आएगा। वो सड़क 5 साल में कितनी बार बना, कितनी बार उसका टेंडर हुआ, बस इतना ही निकाल लीजिए, करप्शन पता चल जाएगा। अंबिका सिनेमा से आप जाइए, सड़क जो बन रही है वो कभी मुखिया जी बनाते हैं, कभी विधायक जी बनाते हैं, कभी एमएलसी बनाता है। एक ही सड़क पर कई कई बार फंड लिए गए, फिर भी सड़कों पर स्थिति यह है कि आप चल नहीं सकते। संवैधानिक 135 एक्ट के तहत जो आपने हमारी मोरल जो हमारा है, आप अभी हमारा नाम अगर आप कह दो कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम हट जाना चाहिए, तो ये मेरे अधिकार का हनन है। और दूसरी बात है, ह्यूमन राइट का हनन है सर। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कैसे साबित किया कि मैं इस हिंदुस्तान का वोटर नहीं बन सकता हूं। बने 5 साल में लगभग आपको 4 सेशन, 20 सेशन आपके रहे। 20 सेशन में ढाका विधानसभा के शिक्षा की बात, किसान हित की बात, मजदूर की बात, रोजगार की बात, अस्पतालों की बात, एम्बुलेंस की बात, स्टेशन पे की बात, ट्रेन ठहराव की बात आपने सदन में कब कहा? मैं यहां का एमएलए होता तो मैं सरकार पे इस बात का प्रेशर क्रिएट करता कि 13 का नहीं, आप हमें 16 का दो। बिहार में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सबकी नज़र ढाका विधानसभा क्षेत्र पर है कि ये जो सीट है वो किसके खाते में जाती है, यानी कि महागठबंधन में ये आरजेडी के खाते में जाती है या फिर कांग्रेस या फिर दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के खाते में। ऐसे में मेरे साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व उम्मीदवार राणा अभिजीत सिंह मौजूद हैं, जो हमेशा पप्पू यादव के छत्र छाया में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। जब भी इस इलाके में आते हैं तो उनके साथ ये एक तरह से सिपाही की तरह खड़े रहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन पर भी पार्टी और महागठबंधन की के लोग जिम्मेदार ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। सर, विधानसभा चुनाव है तो आपकी तैयारी क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट पार्टी देगी आपको? देखिए, विधानसभा की तैयारी की जहाँ तक बात है तो अभिजीत सिंह और अभिजीत सिंह के लोग, हम लोग चुनाव 2020 में जब हारे नवंबर के महीने में, तो काउंटिंग हॉल से निकलने के अगले दिन से ही हम लोग लगातार लोगों के बीच में हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इस विधानसभा के मुद्दे हैं, उनको जो हमारा मैनिफेस्टो था कि अगर हम जीतेंगे 2020 में तो हम क्या क्या करेंगे, आप लोग को शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन 2020 का जब चुनाव मैंने लड़ा था तो मैं बिहार में पहला उम्मीदवार था जिसने एफिडेविट दिया था कि अगर 3 साल में मेरे द्वारा कहे गए कार्य को ढाका विधानसभा के मैनिफेस्टो को लागू नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा, मैंने उस एफिडेविट में कहा था कि जो भी सरकारी मुझे तनख्वाह पेंशन मिलेगा वो मैं सरकारी स्कूल और कॉलेज की जो व्यवस्था खराब है, चरमराई हुई है, कहीं बेंच है तो पंखा नहीं, कहीं पंखा है तो लैब में चीज़ें नहीं, कहीं कंप्यूटर है तो कहीं माउस नहीं, उन चीज़ों को मैं ठीक करूँगा, उन सैलरी से, उन पेंशन से। परंतु जनता ने शायद मुझे सड़क के लिए चुना। 2 ही तरीके के लोग चुने जाते हैं चुनाव में, एक सदन के लिए और एक सड़क के लिए। तो मुझे शायद सड़क के लिए चुना और मैं लगातार सड़कों पे रहा और मैंने जो सड़कों पे जो भी मुद्दे थे, चाहे वो ढाका में डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे घोड़ासान ढाका चैनपुर में बस पड़ाव की बात हो, आप कोरोना काल में मेरा वीडियो निकाल के देखिए सोशल मीडिया पे कि यहाँ जो भी स्वास्थ्य उप केंद्र और केंद्र हैं, मैं हर जगह कोरोना में सब लोग अपने घरों में थे, मैं उन केंद्रों पे था कि ये चल क्यों नहीं रहा है। चाहे रेलवे के ट्रेन ठहराव की बात हो, चाहे स्टेशन निर्माण की बात हो, अभी आप देखेंगे कि रीगा चीनी मिल चालू हुआ, बड़ा जोर शोर से इस पर प्रचार प्रसार हुआ, मैंने कराया। मैंने कहा क्यों आधा अधूरा न्यूज़ क्यों दिखा रहे? पहले घोड़ासान से, चैनपुर से, छौड़ादानों से, आदापुर से किसानों का ऊख जाता था,
दोबारा अगर हिम्मत है तो सदन में, अभी तक किसी भी नेता ने सदन में नहीं कहा, जबकि इस बात को 8-9 महीने हो गए। उनके बेटे की शादी में नेता लोग पहुंच गए, लेकिन सदन में इस बात को नहीं रखा गया। गन्ना मंत्री भी दुर्भाग्य से इसी चंपारण के हैं। और एक बहुत बड़ा खरमास के महीने में यहां शादी समारोह हुआ था, जबकि ऐसा होता नहीं है हिंदू धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग जो बनते हैं और उस हिंदू धर्म के नाम पे जो वोट लेके सदन में जाते हैं, वो खरमास में बेटियों की विदाई कराते हैं। दूसरी बात है कि जब वहां मंत्री आए तब आपने इस बात को क्यों नहीं रखा कि हमारे घोड़ासान में दोबारा रैक पॉइंट चालू किया? कम से कम कह तो दो, जिस तरह अभिजीत सिंह कह रहा है कि ढाका में एक महाविद्यालय होना चाहिए। हमारी बेटियों का जो 92% ड्रॉप आउट है इंटर के बाद, वो ड्रॉप आउट अब घटना चाहिए। सर, आप ढाका विधानसभा से चुनाव लड़े, आपको जनता ने मतलब सपोर्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट किया, मुझे सड़क पे रखा, मैं सड़क पे हूँ, और ढाका विधानसभा मेरा घर है। जो मौजूदा जो विधायक है या फिर यहाँ पे जो 5 साल या 10 साल से जिसकी भी सत्ता रही है, तो वो बस सड़क इन चीज़ों पे ध्यान देती है, लेकिन जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, मेडिकल है, एजुकेशन है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है 20 सालों से, नीतीश कुमार है, उनका कहना है कि हमने विकास किया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने 2 सवाल यहाँ के स्थानीय नेताओं पे पूछा और दूसरा एक प्रदेश पर पूछा आपने। मैं पहले प्रदेश की बात करता हूँ। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो नीतीश जी अब मतलब मेंटली, फिजिकली अब वो ठीक नहीं है। मैं उनका आदर करता हूँ, एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्होंने जो भी कार्य किया या नहीं किया, सवाल यह है कि एनडीए आज तक कभी ये नहीं कहता है कि मेरे इस काम पे मुझे वोट दो। मुझे एक भी भाषण, एक भी एनडीए नेता का दिखा दीजिए, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, या उनके मंत्रिमंडल का कोई नेता हो, या उनका कोई विधायक हो, वो जब भी बात करेंगे तो नेहरू काल की बात करेंगे, लालू काल की बात करेंगे, जगन्नाथ मिश्रा काल की बात करेंगे। अरे भैया, 20 साल, 2 डेकेड, 4 चुनाव, और नीतीश जी तो गठबंधन के जो हमारा लोकतंत्र में हमारी एक व्यवस्था बनी हुई है, उस खेल के जादूगर निकल गए कि हम तो सत्ता में बैठे रहेंगे सनम। कभी 14 महीने आरजेडी के साथ, 18 महीने आरजेडी के साथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और यहाँ के जो स्थानीय नेता की बात आप कर रहे हो, 2010 में ये ढाका विधानसभा घोड़ासान को मर्ज करके बनाया गया था। घोड़ासान भी एक विधानसभा था। दुर्भाग्य ये था कि उस समय का जो घोड़ासान का विधायक था, उसने अपनी जीत के लिए चिरैया को नया विधानसभा बनाया, और उसके बाद कभी वो नहीं जीते, कभी नहीं जीते वो। घोड़ासान एक विधानसभा 1952 में बना हुआ विधानसभा, जिसको डिसॉल्व कर दिया गया 2010 में, क्योंकि घोड़ासान में कोई नेता नहीं था आपके पास। कुछ जो नेता बने वो चिरैया के बने या ढाका के बने। सर, ये आप रोड पे रहते हैं, अक्सर जो विपक्ष के जो नेता है, यानी कि जो सत्ता में है, उनको आप अक्सर सवाल करते हुए देखते हैं। क्या लगता है कि ढाका में विकास हुआ है? सर, ढाका में आप मुझे ये बताइए, सड़कें बन रही हैं, पीछे से टूट रही हैं। अभी आप जाइए, बिरता चौक से मिडिल स्कूल होते हुए यहाँ तक आएगा, श्रीपुर तक आएगा, वो सड़क 5 साल में कितनी बार बना, कितनी बार उसका टेंडर हुआ, बस इतना ही निकाल लीजिए, करप्शन पता चल जाएगा। मैं आपको दूसरा सड़क बताता हूँ। अंबेडकर चौक से चैनपुर, अंबेडकर चौक से चैनपुर जाइए, वो देख लीजिए कितनी बार बना और कितनी बार मेंटेन हुआ। अंबिका सिनेमा से आप जाइए, सड़क जो बन रही है, वो कभी मुखिया जी बनाते हैं, कभी विधायक जी बनाते हैं, कभी एमएलसी बनाता है। एक ही सड़क पर कई कई बार फंड लिए गए, फिर भी सड़कों पर स्थिति यह है कि आप चल नहीं सकते। दूसरी बात, यहाँ ना बस का पड़ाव है, ना इसकी बात होती है। बस की बात की थी, अभी एक मीडिया हाउस की तरफ से एक जो प्रोग्राम था, उसमें व्याप्ता उन्होंने कहा कि आप जहाँ से बताइए, मैं बस स्टार्ट कर रहता हूँ, और उन्होंने 2 दिन 3 दिन के बाद स्टार्ट। मेरी बात समझिए, अगर आप आखिरी के 2 महीने में जब मीडिया, और वहाँ भी अभिजीत सिंह भी था, आप देखेंगे कि बहस मुझसे ही हुई थी उनकी, जब आप जमीन लोगों की सड़क बनाने के लिए ले रहे हो, तो उसी में आप थोड़ी सी जगह और ले लेते। सरकार को आप एक बात बताइए, एक विधायक क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट द एरिया। जो एरिया है, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को आप विधानसभा में या मंत्री को या मुख्यमंत्री को बताएंगे। बिल्कुल, ये आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है। जैसे आप लोकल, अगर यहाँ प्रेस आप एंकर हैं, तो आप यहाँ की घटनाएं बेहतर बताएंगे दिल्ली स्टूडियो को, है ना?
तो आपने क्या बताया कि हजूर इतनी बड़ी सड़क अगर बन रही है, और आप ये देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा और ले जा रहा हूं, उसी अखबार के एंकर को दोबारा बुला के जब इंटरव्यू दिया गया तो उसी इंटरव्यू में माना गया, जो अभिजीत सिंह 2022 से कह रहा है, 2022 से अभिजीत सिंह जो 2022 से कह रहा है कि भारत माला रोड जो बनी है वो मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के बाद फुलवरिया घाट को उसमें जोड़ा गया है। मैं ऑन रिकॉर्ड और ऑन कैमरा कह रहा हूं, मेरे पास ये सारे एविडेंस हैं, आप देख लो, ये सारे एविडेंस मेरे मोबाइल में हैं कि कब मैंने 11 जनवरी 2022 को पत्र लिखा, 15 जनवरी 2022 को ये लोग आनंद फानंद में झूठा पूजा करते हैं। एक तो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, हमारी आस्था है, और झूठ मूठ का जितना हिंदू धर्म के ऊपर हो सकता है बवंडर वो ये लोग करते हैं। उसके बाद मैं जनता दरबार गया, आरटीआई मारी, उसके बाद जाके इस सड़क को फुलवरिया घाट से जोड़ा गया। आप प्रभात घाट के लिए या फिर भारत माला के लिए आपने इतने संघर्ष किया, नीतीश कुमार को पत्र लिखा, वहाँ जो जनता दरबार है वहाँ तक आप पहुँचे, आपकी फिर भी चर्चा नहीं है। सर चर्चा नहीं है क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं सड़कों पे हूं। यहाँ जितने भी मेल्स हैं या जो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब हैं वो तो दिख रहा है ना, मैंने आरटीआई मारा, उसका जवाब तो दिख रहा है आपको। और उनके इंटरव्यू में देखिए, जो सेकेंड इंटरव्यू उन्होंने प्रभात के एंकर को घर पे बुला के दिया, घर पे बुला के दिया, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि ये सड़क पता ही जा रही थी और बाद में इसको जोड़ा गया। तो अभिजीत सिंह तो कह ही रहा है कि बाद में जोड़ा गया, और ये बात वो आज मान रहे हैं, और मैं 2022 से कह रहा हूं। 22 से कह रहे हैं। तो आप जब बस 72 घंटे के अंदर चला सकते थे, तो मेरा पुनः आप ही से सवाल है, तो इतनी बेईमानी 4 साल तक जनता के साथ, जो गरीबों के साथ अपने खेल खेला, इसकी सजा आपको क्या दी जाए? क्या सजा दी जाए आपको? अगर आप 72 घंटे के अंदर बस चलाने के लिए इतने काबिल थे, आप इतने महान पुरुष थे, विकास पुरुष थे, तो वो विकास आपने 4 साल तक अपनी जेब में क्यों रखा? क्यों इंतजार किया कि एक न्यूज चैनल का पैनल बैठेगा और वहां पर अभिजीत सिंह इस मुद्दे को उठाएगा और तब उसको चैलेंज अप करके बस चलवाएंगे? और 3 दिन बस चली हैं, बसें अभी चल नहीं रही, मैं अभी भी ऑन कैमरा कह रहा हूं। जिस तरीके से आप हर बार कमिटमेंट आपकी फेल होती है। भेलवा के लिए आपने कहा रोड हम बनवा देंगे, आपका कमिटमेंट फेल हुआ। फिर जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन की बात की, प्रेशर बनाने की कोशिश करा, तब आपने जाके मंत्री को हाथ पैर जोड़ा, तब जाके वो काम शुरू हुआ और फिर बंद हो गया। जब मैंने फिर कहा कि वो बंद हो गया तो फिर आपने उसको शुरू करवाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई भी हो, मेरा जो भी यहाँ का विधायक रहा हो, मैं नाम के साथ नहीं जाना चाहता, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। संवैधानिक पद पे जो इंसान है, मेरा ये कहना है कि आपके पास 60 महीने मिले, बने 5 साल में लगभग आपको 4 सेशन, 20 सेशन आपके रहे। 20 सेशन में ढाका विधानसभा के शिक्षा की बात, किसान हित की बात, मजदूर की बात, रोजगार की बात, अस्पतालों की बात, एम्बुलेंस की बात, स्टेशन पे की बात, ट्रेन ठहराव की बात आपने सदन में कब कहा? मैं इतना ही जानना चाहता हूं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं बस। भारत माला का जो सड़क है वो बना है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। सर, वो जो सड़क बन रही है, बड़ी होशियारी से सरकार ने लोगों के साथ बेईमानी किया है। जमीन कब लिया? 2023-24 लिया। रेट कौन सा दिया? 2012-13 का। जबकि 16 में एक सर्वे हुआ और दीपक कुमार, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, दीपक कुमार के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था 2024 के जनवरी में भी, कि दोबारा री कमेटी, पूरे बिहार के लिए कहा गया था, ढाका के लिए नहीं कहा गया था, कि दोबारा एक री कमेटी बना के और प्राइस को हम लोग दोबारा चेक कर सकते हैं, हम 16 का रेट क्यों नहीं दे रहे। अगर मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता, इफ मैं यहाँ का एमएलए होता, तो मैं सरकार पे इस बात का प्रेशर क्रिएट करता कि 13 का नहीं, आप हमें 16 का दो। दूसरी बात, हमारा ढाका नगर पंचायत है, ठीक है, वहां जो कमर्शियल जमीनें हैं, जी दुकानें हैं, आप उसका रेट क्या दिया? आपने खेत का रेट दिया। इन्हीं बातों को आपको काउंटर करना था। वहां पे आपने कहा हमने फुलवरिया बुला लिया सबों को, आरजेडी के जिला प्रखंड अध्यक्ष को कहा कि आप तो फलानी जाति से हैं, मैंने तब भी आपको बुला लिया। मतलब क्या होता है आपका? हमारे संविधान में जाति कहां से है? हमारे संविधान में तो जाति के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ना कोई योजना है, ना कोई पद है, ना कोई हमारे कोई आर्टिकल है, जाति के हिसाब से तो कुछ नहीं है सर।
उनके स्टेटमेंट हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस ब्रॉडकास्ट में है, उस न्यूज पैनल पे है, उन्होंने खुद कहा है। और वो उस समय भी गुमराह कर रहे थे। और ही सेज कि मैंने सीईओ से बात करा। भैया आपको बात ये करना चाहिए था कि 13 का रेट नहीं 16 का रेट चाहिए, 16 का दीजिए। नगर के लोग हैं तो नगर का प्राइसिंग अलग होगा। और जो लोगों को पैसे नहीं मिले, अब कह रहे हैं कि पटदारी की लड़ाई है इसलिए पैसे नहीं मिले। बहाने तो इनके पास खूब हैं, ये तो बीजेपी वाले लोग हैं, इनके पास तो बहाने खूब होते हैं। सर एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ढाका हाई स्कूल में जो मीडिया का सम्मेलन हुआ जिसमें आप भी थे, क्या उसके बाद बीजेपी वालों की तरफ से फ़ोन वगैरह आया आपको? नहीं, मुझे क्यों फ़ोन आएगा, बट मैं फिर अभी बोल रहा हूँ, देखिए उनके चेहरे का भाव गिर जाएगा, वो फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। मैं अभी भी आपके कैमरे पे भी कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन इंसान है, मुझे मतलब है दैट यू आर एमएलए, आप विधायक हैं, यहाँ से सवाल आपसे होंगे, सवाल आपसे हो, भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते आप, सवाल आपसे होंगे। सड़कें टूट रही हैं, सवाल आपसे होंगे। पुल नहीं बन रहा, सवाल आपसे होंगे। अब स्कूल नहीं है हमारे पास, सवाल आपसे होंगे। मैंने एक पोस्ट डाला अभी, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे बताइए। मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कल, मैं कहीं पूजा में गया था, वहाँ मैंने एक पोस्ट डाला। आप देखो कि मेरे पोस्ट पर ये 14 कमेंट्स, ये स्कूल नरकटिया पंचायत के ढाका ब्लॉक 2020 में अस्थापित हुआ और यहाँ नए हेडमास्टर आए, स्कूल नहीं चल रहा है, लोग मुझे भेज रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा, मैं तो सवाल करूंगा। इसमें देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ विधायक जी ने कुछ लिखा था, उसकी भी बात को यहाँ पर रखा गया है कि सर ये कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, इस पर अब आप आवाज उठाइए। तो मैं तो जनता का बेटा हूँ भैया, 37 पंचायत का हर गांव मेरा घर है जी। ढाका विधानसभा में तो ठीक है, आपसी तनातनी या विकास को लेकर आपसी नज़रिए अलग अलग हैं, तो क्या कभी पवन जायसवाल से बात हुई आपकी? बिल्कुल बात होती है, जब भी उनसे मुलाकात होती है। नहीं, फ़ोन पे कभी किसी मुद्दे को फ़ोन पे क्यों बातें होंगी, जब हम किसी ओकेजन पे मिलते हैं तो मिलते ही हैं। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे किसी पार्टिकुलर इंसान से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी संगठन से कोई लेना देना है। मेरा सवाल यहाँ के विधायक से है, मेरा सवाल यहाँ के सरकार से है। मैं सड़क पर हूँ, मुझे लोगों ने कहा कि आप सड़क पे अच्छा काम कर सकते हो, हमारे मुद्दों को उठा सकते हो, मैंने उठाया। सर एक सवाल ये है कि अभी जो SIR का चल रहा है मामला चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, सोशल मीडिया पर दिख रहा है जो भी में, उसमें यह है कि एक पार्टी के एक PA ने, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है प्रशासन के यहाँ, शायद कि प्रशासन ने उसको एक एप्लीकेशन नहीं दिया, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। उसमें 82,000 लोगों के नाम है। मैं उस पर भी, मेरे पास भी आई है कई जानकारियाँ। यहाँ अहमदनगर आप चले जाइए, यहाँ 300 लोगों का नाम के लिए लिख के दिया गया कि ये आपत्ति दर्ज की है। इसी तरीके से आप कदमुआ पंचायत में जादव टोला चले जाइए, वहाँ आपत्ति करी गई है। तो ऐसे हम लोग अभी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ढाका विधानसभा में आपने जितने भी वोटरों लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, उन सारे ऑब्जेक्शंस की एक PDF फाइल बना के पहले तो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे, और दूसरा हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम आप पे केस करेंगे कि किस आधार पर संवैधानिक 135 एक्ट के तहत जो आपने हमारी मोरल जो हमारा है, आप अभी हमारा नाम अगर आप कह दो कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम हट जाना चाहिए, तो ये मेरे अधिकार का हनन है। और दूसरी बात है, ह्यूमन राइट का हनन है सर। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कैसे साबित किया कि मैं इस हिंदुस्तान का वोटर नहीं बन सकता हूं। इसलिए हम लोग अब इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ पहले चुनाव आयोग के पास जाना हम जाएंगे, क्योंकि हम हाईकोर्ट जाएंगे तो हमसे पूछेंगे। राहुल गांधी की रैली की वजह से आपकी विपक्ष बखला तो नहीं गए? देखिए, राहुल गांधी जी जितनी भी बात उन्होंने कही, जब भी कहा, चाहे वो 2014 में कहा हो, 2013 में कहा हो, 2010 में कहा हो, 15 में, 16 में, जब उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात करी, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, जब उन्होंने वोटर की बात करी कि भाई वोट चोरी हो रही है, तो उन्होंने प्रमाण दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम उसी चुनाव आयोग के TN सेशन की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। TN सेशन ने पहली बार बताया कि चुनाव आयोग क्या होता है,
और दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 11 साल में इसी चुनाव आयोग के लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। यह दुर्भाग्य है इसी देश का, भीमराव अंबेडकर के इसी संविधान का, कि आप देखिए कि एक व्यक्ति ने बताया कि चुनाव आयोग क्या होता है, व्हाट इज द पावर ऑफ चुनाव इलेक्शन कमीशन, और आज वही चुनाव आयोग किस तरीके से चुपचाप बैठा हुआ है। तो आने वाले विधानसभा कुछ ही वक्त बचे हुए हैं, तो अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, वरना अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो महागठबंधन के जो नेता होंगे उनके सपोर्ट करेंगे। देखिए टिकट अभी किसे मिलेगा, क्या मिलेगा। ढाका में कांग्रेस की रैली थी, राहुल गांधी की यात्रा थी, आपने देखा होगा कि वहाँ खुद ब खुद ये क्लियर है कि कांग्रेस के झंडे कितने थे। जी जी। पहली बात, मैं पूरी मान रहा तरीके हूं। से महागठबंधन में हो चुका था ढाका। जी इस बार परिवर्तन निश्चित आना है ढाका में, और महागठबंधन को ये सीट जरूर जीतेगी, और 20 साल से नीतीश जी की जो सरकार है उसका भी जाना तय है, उसका भी जाना बिल्कुल क्लियर है। नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है और टिकट किसी और को दे देती है तो क्या लगता है कि आप उनको support मैं ये अभी करेंगे? कैसे मान लूं कि मुझे टिकट नहीं देती है। आप मुझे बताइए कि आपने छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 10th का एग्जाम दिया, जी एडमिट कार्ड आपके घर में आया और आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कहा कि बाबू तुम इस बार एग्जाम मत दो, फेल हो जाओगे, तो आप एग्जाम तो देंगे ना, देंगे। हाँ, तो फिर अभी रुक जाइए ना। एक मान लेते हैं। नहीं, माना कैसे कि- मान लें जब माना आप कि- अपने 10th के एग्जाम को नहीं मानेंगे, तो मैंने जो 5 साल यहाँ में 60 महीने जो लड़ा हूँ, मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ। जब मेरा नेता आया तो पूरा ढाका दिख रहा था कि कांग्रेस में है, यहाँ से लेके हम लोग गांधी मैदान तक गए, और जो मैंने यहाँ काम किया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के महागठबंधन की विनिंग सीट जो है। मौजूदा विधायक है उन्होंने कहा कि भीड़ में सभी लोग थे, राहुल गांधी पप्पू यादव को पप्पू को देखने आए थे। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा था राहुल गांधी के ऊपर, जिसको खुद नहीं पता है कि राहुल गांधी क्या है। ठीक है, क्योंकि आप हम बीजेपी के हैं तो हमें बस राहुल गांधी का विरोध करना है, तो हमने कर दिया गया बैठ के वहाँ से। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने जितनी बातें कही वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं, वो लड़ाई हमारी किससे है? चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता चुनाव आयोग के क्यों बने हुए हैं? क्यों डिफेंड कर रहे हैं चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग के साख पर बट्टा किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। ये तो कांग्रेस की या महागठबंधन की कोई। हमने कहा कि चुनाव आयोग, जैसे मान लीजिए यहाँ चुनाव आयोग साहब हैं बैठे, तो हमने इनको क्लेम किया कि ये जो हो रहा है या जो हैपनिंग हुई है हमें लग रहा है कि गलत है, हमें आप डिजिटल डाटा दीजिए, स्क्रॉलिंग डाटा दीजिए, जिसको हम सिस्टम पे स्क्रॉल कर सके, जिस पर हम काम कर सके। कई लोगों ने ये भी कहा वीडियो बना के कि बड़ा आसान है, हमने बीसीए किया है, बड़ा आसान है, इसको तुरंत हम लोग ORCC से कर सकते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं आप ही करके दे दो हमें, आप हम ही करके दे दो ना। जब आपके पास डाटा है तो आप हमें इजी टू एक्सेस में क्यों नहीं दे रहे हो कि हम सारे डाटा को देख लें, जो डुप्लीकेसी होगी वो हट जाएगी, जो मृत होंगे वो हट जाएंगे। लेकिन आप ये क्लेम कैसे कर सकते हो कि जो 2003 में, 2010 में, 2014 में, 20 में, 25 में, 24 में जिन लोगों ने वोट दिया था, आप उन्हें कैसे कहोगे कि अब ये वोटर नहीं है? ढाका विधानसभा आखिर क्या लगता है कि पिछड़ा क्यों पिछड़ गया? ढाका विधानसभा, देखिए ढाका विधानसभा में कभी मुद्दों की राजनीति नहीं हुई, जातिवाद की। धर्म और जातिवाद के बैसाखी पे आज तक सदन में लोग क्या जाते लगता रहे। है कि इस बार भी जातिवाद और धर्म की मुझे नहीं लगता कि इस बार लोग, देखिए मैं जहां भी जाता हूं और जितनी भी सभाओं में जाता हूं या जहां भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अपनी बात करिए, आपके प्रखंड का स्कूल की बात करिए, आप अपने प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्रों की बात करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ रेफरल हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना, बड़ी खुशी हुई, लेकिन आप वहाँ देखिए कि एक महिला डॉक्टर नहीं है, एक गायनी नहीं है वहाँ पे, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है। और फिर आपने इतना बड़ा ये ईंट पत्थर का घर खड़ा क्यों किया? क्यों किया सवाल? ठीक है, इसको क्यों किया? अब ITI कॉलेज खुला भेलवा में, मुझे बताइए, जब कहीं भी कोई भी चीज, सब आखिर क्यों लोग बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में कंपनियां लगवाओ? क्यों? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। तो यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? कम से कम 30% को मिलना चाहिए था। और दूसरी बात है कि RTI अगर कॉलेज खुला, और अगर मैंने उस समय भी कहा था अगर सरकार करती तो मैं धन्यवाद देता कि भैया 10 रूम 10 कमरे हमारी बेटियों के लिए दे दो जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके, सिर्फ हमारी बेटियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए। हमारे लड़के तो किसी भी शहर में जाके पढ़ लेंगे,
और आपको मैं बताता हूँ 37 पंचायत के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं। आप कहते हो कि बेटियों के लिए आरक्षण है, बेटियों के लिए ये है, भाई बेटियां जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगी तब तक उन्हें नौकरी कैसे देगी सरकार? है कि नहीं? आपके पास 101 अनुमंडल है पूरे बिहार में, हर अनुमंडल में एक महाविद्यालय क्यों नहीं हो सकता? आप ब्याह भवन उन्हीं बेटियों की शादी के लिए हर प्रखंड में खोल रहे हो, हर पंचायत में खोल रहे हो। मेरा सवाल यह है, आप महिलाओं का सम्मान ये एनडीए नहीं करती है? आप ब्याह करने के लिए खोल रहे हो, लेकिन पढ़ने के लिए वो शिक्षित हो जाएगी। देखिए महा एनडीए के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग शिक्षित हों, क्योंकि हम क्या कहें, हम एक नारा देते रहे भगवान का, ठीक है, और उनके बच्चे पढ़ते रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन में, अमेरिका में, बड़े बड़े दिल्ली में, बॉम्बे में, और हम गरीबों के बच्चे, हम किसानों के बच्चे क्या करें? तलवार निकालें और एक धर्म का नारा दें, क्योंकि उन्हें वोट देना है। अगर वो पढ़ जाएंगे तो जान जाएंगे कि यार ये तो कुछ नहीं है भैया, हमारे राम तो राम आज से थोड़ी, अनंत काल से राम है हमारे। अब कहते हैं कि राम आएंगे, अरे भैया हम में ही राम है, कहाँ आएंगे, कब आएंगे? ढाका विधानसभा में अगर आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है, तो क्या करेंगे? 2-3 काम ऐसे। देखिए, मेरा सबसे जो पहला काम है वो है डिग्री कॉलेज, ढाका में डिग्री कॉलेज खोलना। पचपकड़ी, चैनपुर, ढाका और घोड़ासान में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त कर देना, बिल्कुल दुरुस्त कर देना, मतलब बिल्कुल दुरुस्त कर देना इन चारों जगहों पे, क्योंकि हमारे 37 पंचायत यहीं से कनेक्टेड है। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा, जो भी डॉक्टरों की सुविधा, इसको दुरुस्त कर देना। शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको बिल्कुल दुरुस्त करना। दूसरी बात है जो बाजार नीति है दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई भी करता हूँ। 2016 में नीतीश जी ने जारी किया, तो बाजार नीति को घोड़ासान और ढाका में लागू करना। जो ये सड़कों पे कीचड़ में बैठ के हमारे लोग जो सब्जी तरकारी बेच रहे हैं, इनको सेट बना के देना, इनको प्रॉपर जगह देना कि इन्हें बैंक भी लोन दे सके। चौथा काम जो मेरा है, जो मेरी सोच है, वो है रोजगार मेला लगाना। बिल्कुल रोजगार मेला लगाना, हर साल प्रति साल रोजगार मेला लगाना, और अपने यहाँ के स्थानीय बच्चों को नौकरी दिलवाना। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सड़कों पर हैं वेंडर्स, जो हमारे जो लोग जो सब्जियां तरकारियां या दुकानें लगाते हैं, उनके लिए बाजार नीति लाना, और हमारे बच्चों के लिए रोजगार। प्लस जो ये सड़कें बन रही हैं, टूट रही हैं, नाली बह रहा है, टूट रहा है, इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना कि नहीं सर, हम विधायक हैं, आप मुखिया हैं, आप जिला परिषद हैं, आप सब, पैसा तो देश का है, पैसा तो इस बिहार का है, पैसा तो इस ढाका के लोगों का है, तो जो काम होगा वो बिल्कुल मैप्ड होगा, मास्टर प्लान। जैसे आप दिल्ली में जाओगे, आप गुड़गांव में जाओगे तो आपको दिल्ली थोड़ी अनऑर्गेनाइज लगेगी, लेकिन गुड़गांव में जाओगे तो ऑर्गेनाइज लगेगा, क्योंकि वो मास्टर प्लान से बना है। तो ढाका का डेवलपमेंट अब एक मास्टर प्लान के तहत मैं करना चाहता हूं, और ढाका में इसीलिए जीतना चाहता हूं कि मैं यहां के लोगों के जीवन के स्तर को थोड़ा उठा सकूं। जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरा गुण है, मैं वो गुण अपने समाज को देना चाहता हूं, और उसी गुण से मैं अपने समाज को आगे ले जाना चाहता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे राणा अभिजीत सिंह, जो आने वाले वक्त में और हमेशा अपने विपक्ष को ललकारने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।